नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इराक का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है कुर्दिस्तान। वैसे तो अगर आप जनरली इस शहर के बारे में अगर जानने की कोशिश करो और जितना भी पढ़ोगे या फोटोज़ देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे आपको खूबसूरत इमारतें दिखाई देंगी, एक रिच कल्चर दिखाई देगा और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये जाना भी जाता है। लेकिन जितना आप गहराई में जाने की कोशिश करोगे और जितना आप सच जानने की कोशिश करोगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि कुर्दिस्तान के अंदर, ओवरऑल इराक में भी, पर कुर्दिस्तान के अंदर महिलाओं की जो सिचुएशन है, उनके जो हालात हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। साल 2023 में इस शहर के अंदर करीबन 30 महिलाओं की ऑनर किलिंग करी गई थी। 2022 में ये आंकड़ा 23 का था और 2017 से 2019 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि करीबन 200 महिलाओं की ऑनर किलिंग यहाँ पर करी गई थी। और ये सरकारी आंकड़ा है और आप सभी को पता है कि सरकारी आंकड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य तो यही है कि असली आंकड़े हमेशा उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। कसूर क्या था इन लड़कियों का कि इनकी ऑनर किलिंग कर दी गई? देखा जाए तो कुछ भी नहीं। किसी को मेकअप लगाने का शौक था, किसी को डांस करने का शौक था, किसी ने ज़बरदस्ती की शादी करने से इनकार कर दिया था, कोई पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी, कोई शहर शहर विदेश घूमना चाहती थी, किसी में कुछ कर दिखाने का जुनून था, किसी में कुछ कर गुजरने का सपना था। कई तो सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि कट्टरपंथियों की सोच में उनकी जो इमेज है, उनकी जो जीवन शैली थी, उनकी जो लाइफस्टाइल थी, वो सटीक नहीं थी। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो ये कहानी इस डार्क सीक्रेट्स के एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ मैं, वो एक इराकी इन्फ्लुएंसर की है जिसका सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वो फेमस थी। और कत्ल करने वाले कोई अनजान किस्म के लोग नहीं थे। कत्ल करने वाले उनके पिता थे, उनके भाई थे, उनके चाचा ताऊ थे, रिश्तेदार थे। नींद में ही इस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, सोई हुई अवस्था में 5 बारी इस लड़की को गोली मारी गई थी। और ये कहानी सुन के आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ऑनर किलिंग के नाम पर किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को कम उम्र में ही ख़त्म किया जा रहा है। ये कहानी है टिकटॉक स्टार फेरूज़ आज़ाद की। फेरूज़ परिवार के हाथों मारे जाने के पहले एक बारी मौत को पहले भी करीब से देख चुकी थी। उसका बलात्कार किया गया था। 5 मंजिल की इमारत से उसको नीचे फेंका गया था। कमर की हड्डी टूट चुकी थी, हाथ टूट चुके थे, चेहरे पे चोटें आई थी, शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका था। जैसे तैसे वो सर्वाइव तो कर गई थी, लेकिन जल्द ही उसके पिता के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा इसको मौत के घाट फाइनली उतार दिया गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस डार्क सीक्रेट्स वीडियो में कि फेरूज़ आज़ाद को क्यों मारा गया और उसका सबसे पहले तो उसका बलात्कार क्यों किया गया। This video is all about the dark secrets of Ferouz Azad's honor killing. ये वीडियो आप देख रहे हैं 2025 में और इस लड़की का यानी फेरूज़ आज़ाद का जन्म हुआ था 2023 में इराक के कुर्दिस्तान रीजन के इरबिल इलाके में। इनका एक बड़ा भाई भी था। फेरूज़ जब कम उम्र की थी तो इनकी माँ का इनके पिता के साथ तलाक हो गया था। भाई अपने पिता के साथ चला गया और बेटी यानी कि फेरूज़ अपनी माँ फरहाद के साथ उसके साथ रहने लगी। जब वो बड़ी हुई तो माँ ने इब्रिल के शाहीन नहरों से उनकी शादी करा दी और इस शादी से इस लड़की को एक बच्चा भी था, एक बेटा भी था। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही ये तो पता चल चुका था कि फेरूज़ का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अ वेरी एवरेज स्टूडेंट और पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। रुचि थी डांस में, रुचि थी मेकअप में, तस्वीरें खींचने में, वीडियोस बनाने में और कैमरे के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में। एक नॉर्मल लड़की का सपना, सजना धवरना और अपने आप को सही तरीके से लाइफ में सुंदर दिखना, हर किसी लड़की का सपना होता है। यही फेरूज़ का भी था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ गलत भी नहीं था। वो अक्सर सज धज कर अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज़ शेयर किया करती थी, वीडियोस शेयर किया करती थी और रेगुलर कंटेंट शेयर किया जाता था। और धीरे धीरे इसी वजह से इनके फॉलोअर्स में इजाफा भी होने लगा था और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अच्छी खासी पहचान मिलने लगी थी, लोग पहचानने लगे थे, लोग फॉलो करने लगे थे, लोगों की एंगेजमेंट इनके कंटेंट के साथ काफ़ी बढ़ने लगी थी। और जैसे जैसे एंगेजमेंट बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे फेरूज़ कुर्दिस्तान से बाहर भी फेमस हो रही थी। जनरली होता यह है कि अगर आपका कोई बच्चा सफलता पा रहा हो, फेम पा रहा हो तो माँ बाप खुश होते हैं, पर इस्लामिक कंट्रीज़ में जनरली ऐसा नहीं होता है।
ये एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। जैसे जैसे फेरूज़ पॉपुलर हो रही थी वैसे ही वैसे इनके घर में सुख सुविधाओं के बजाय तनाव का इजाफा हो रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे इनका कंटेंट वायरल होता गया धीरे धीरे वो इनके पिता तक पहुंचता है और बायोलॉजिकल भाई तक पहुंचता है। जैसे ही वो इस कंटेंट को देखते हैं, फिर उसके कंटेंट का जैसे ही कंजम्पशन करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। वो कट्टर विचार के थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सज धज के कैमरे के सामने इस तरीके से डांस करे और लोगों के सामने अपने आप को पेश करे। ये उनका थॉट प्रोसेस था। अपनी बेटी का कंटेंट बनाना उन्हें पसंद नहीं था और वो कंटेंट बना के दूसरे मर्दों के सामने प्रस्तुत करना ये तो बिल्कुल ही नागवार था कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, ये ख़ानदान की इज्जत पे एक बदनुमा दाग लगा रही है। इस बात से तिल मिलाकर इनके जो अब्बू हैं और इनके जो बायोलॉजिकल भाई थे वो इनकी अम्मी से संपर्क करते हैं और इन्हें धमकी देते हैं कि इसे समझाओ, इसे कहो कि अपने अकाउंट्स को डिलीट कर दे वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि फेरूज़ अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीती थी और इसीलिए उसने अपने पिता की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसका ये भी सोचना था कि एज इट इज़ अब्बू तो अलग रहते हैं, अम्मी से अलग हो चुके हैं, तो उनका मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए उनका इस बात के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। ही इज़ नो वन टू डिक्टेट माई लाइफ, द वे आई वॉन्ट टू लिव इट, आई एम गोइंग टू लिव इट। और इसी वजह से उन्होंने पिता की धमकियों को अपने काम के कभी आड़े आने नहीं दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि इराक जैसे इस्लामिक देश में जहाँ पर्दा करने पर सख्ती थी, लोगों का बुर्का पहनना, लड़कियों का सर ढकना, अपने शरीर को ढकना कंप्लीट तरीके से, वो एक अंडरस्टूड सा रूल था कि आपको ये करना ही करना है। और महिलाओं पर दूसरी पाबंदियाँ भी थी। ऐसे देश में फेरूज़ का मॉडर्न कपड़े पहनना, फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ बनाना, सोशल मीडिया पर डालना, ये एक चर्चा का मुद्दा बन गया था और चर्चा से ज़्यादा ये एक हेडेक बन गया था। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, इवन बैड पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, और यही फेरूज़ के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे सामाजिक अड़चनें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी और इंक्रीज़ होती जा रही थी। इन्हें इराक के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स में से गिना जाने लगा था, हर कोई इन्हें जानने लगा था। और इसी सिलसिले में इनकी मुलाकात जो है दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होने लगी थी और उनसे इनकी दोस्ती भी बढ़ने लगी थी। तारीख 18 नवंबर 2023, फेरूज़ को 2 टिकटॉक स्टार्स ने, कंटेंट क्रिएटर्स ने मिलने के लिए बुलाया। इन दोनों को ही फेरूज़ अच्छी तरीके से जानती थी और इनकी मुलाकात होती है एरबिल के एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। वहाँ पर ये लोग मिलते हैं और हाय हेलो के बाद इनका कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। ये दोनों ही लड़के थे। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे थोड़ा हीटेड हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन के बारे में डिस्कशन होते होते मामला थोड़ा गर्मा जाता है और बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान ये दोनों इनके साथ यानी फेरूज़ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। फेरूज़ वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन इन दोनों की ज़बरदस्ती के आगे उसकी एक नहीं चलती। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन दोनों ने मिलकर फेरूज़ को इस इब्रिल हाउसिंग सोसाइटी की 5 मंजिला इमारत से धक्का मारकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो नीचे गिरी, आसपास के लोगों ने जल्दीबाजी में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनकी जान को बचाने की कोशिश करी। इस हादसे में फेरूज़ का एक पाँव टूट गया था, रीढ़ की हड्डी टूटी थी, कमर में फ्रैक्चर हो गया था और शरीर पर और चेहरे पर काफ़ी चोटें भी आई थी। वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुकी थी जहां पे मौत के साथ उनकी मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती थी। हत्या का प्रयास करने के आरोप में इन 2 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर करी जाती है। पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है। इस मामले में फेरूज़ ने अस्पताल में पुलिस को एक बयान भी दिया और पुलिस को ये बताया कि 5वीं मंजिल से फेंके जाने के पहले इनका रेप किया गया था। रेप एक लड़के ने किया था और दूसरा इनकी बॉडी को ऐसे दबा के रखा था, उसको दबोच के रखा था। फिर जब दूसरे लड़के ने रेप करने की कोशिश करी तो बीच बचाव में उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और इसी वजह से इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इन लोगों ने फेरूज़ को बालकनी से धक्का देके 5 मंजिल से नीचे फेंक दिया था। फेरूज़ के बयान के बाद इन लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया था। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ही दिनों बाद इन दोनों लड़कों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया था। इसलिए नहीं कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे या फेरूज़ ने अपना बयान बदल लिया था, बल्कि इसलिए कि इनके बायोलॉजिकल पिता को ये रियलाइज़ हुआ कि फेरूज़ के इस बयान से इनके ख़ानदान की बदनामी हो सकती है। चूँकि फेरूज़ का बलात्कार हो चुका था, उसका रेप हो चुका था, इसलिए फेरूज़ के ऊपर एक काला धब्बा लग चुका था जो इनके परिवार के लिए उसकी इज्जत के लिए घातक साबित हो सकता है। तो इनके अब्बू ने $50,000 दिए और इस केस को खारिज करवा दिया गया। दोनों लड़के बाइज्जत बरी होते हैं
बिना किसी केस के अपने घर चले जाते हैं। और फेरूज़ इवन दो शी वॉज अ विक्टिम कोई केस नहीं करवा पाती, कोई जस्टिस नहीं ले पाती और चुपचाप उसे अपने घर लौटना पड़ता है। फेरूज़ अब इस हादसे से उबरने की कोशिश कर रही थी। परिवार से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था। पिता ने इवेंचुअली दबाव डाल के, प्रेशर डाल के इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट करवा दिए थे। कुछ समय बीता ही था कि ये दोनों लड़के, जिन्होंने अपेरेंटली एलिजेटली फेरूज़ का रेप किया था और इनको 5वीं मंजिल से नीचे फेंका था, वो अब फेरूज़ के ऊपर कंटेंट बनाने लगे। अपने वीडियोस के अंदर अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देने लगे, फेरूज़ के ऊपर अलग अलग तरीके के आरोप लगाने लगे और ये वीडियोस जमकर वायरल होने लगे और फेरूज़ के पिता तक भी पहुंचने लगे। फेरूज़ के पिता तक तो पहुंचे ही पहुंचे, पर इन लड़कों के इस कंटेंट बनाने के बाद फेरूज़ का बलात्कार हो गया था, ये खबर भी इराक में फैलने लगी और धीरे धीरे ये खबर जो है सोसाइटी के हर उस इंसान तक पहुंचने लगी जिनकी नज़रों से फेरूज़ के अब्बू फेरूज़ को बचाना चाहते थे। दबा के ही सही, पर बचाना चाहते थे। नीडलेस टू से परिवार को ये रियलाइज़ होने लगा कि अब इनके परिवार की बदनामी होने लगी है और फेरूज़ ने इन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। बात है 17 अप्रैल की। फेरूज़ अपने बिस्तर में सो रही थी। अचानक से उसके रूम में कुछ लोग घुसते हैं और लगातार उसके ऊपर 5 बारी गोलियां दागते हैं। गोली चलाने वाले कोई और नहीं थे, उनके पिता, उनका बायोलॉजिकल भाई और कुछ करीबी रिश्तेदार। फेरूज़ की माँ ने ब्रॉडकास्टिंग चैनल रुदाव, जो कि इराक में काफ़ी फेमस है, उसमें एक इंटरव्यू दिया इस हत्याकांड के बाद और इन्होंने ये कहा कि मैं गोलियों की आवाज़ सुनकर उठी थी, उन लोगों ने उसे बिस्तर पर ही मार दिया था। मैंने उन सबको देखा और मैं ये खुल के बता रही हूँ कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही एक्स हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे रिश्तेदार हैं। एक दिन पहले ही फेरूज़ के पिता ने फेरूज़ की अम्मी को फ़ोन करके धमकी दी थी कि मैं उसे जान से मार दूंगा और उसका रीज़न ये बताया था कि जिन लड़कों ने कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने फेरूज़ को बिल्डिंग के नीचे फेंका था, उनकी वीडियोस को देखकर इनके अब्बू को गुस्सा आ गया था और अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए उनको एक ही उपाय सूझ रहा था, वो ये कि वो फेरूज़ को जान से मार देंगे। अब जब फेरूज़ के अब्बू ने उसकी अम्मी को फ़ोन करके ये धमकी दी थी तो ऑब्वियसली फेरूज़ की अम्मी डर चुकी थी। तो उन्होंने एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करी। उन्होंने एक सेंसिटिव माँ होते हुए, एक केयरिंग मदर होते हुए उन 2 लड़कों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी, जो लड़के कंटेंट बना रहे थे, कि आप कृपया करके इस कंटेंट को डिलीट करवा दीजिए और ये कंटेंट क्रिएशन जो है इसे बंद करवा दीजिए फेरूज़ के अगेंस्ट। जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ अ वुमन जिसकी बेटी का रेप किया गया हो, जिसको मौत के घाट उतारने की कोशिश करी गई हो, उसी को भीख मांगनी पड़ रही थी एक और तरीके से अपनी बेटी को बचाने की। जैसे कि मैंने आपको बताया, फेरूज़ का एक बायोलॉजिकल भाई था, उसका एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम था शाहीन कसाब। अब कसाब नाम सुनते ही मेरे दिमाग में 26/11 का मुंबई का वो विध्वंसक एक अटैक जो था पाकिस्तानी इस्लामिस्ट्स के द्वारा, वो दिमाग में आ जाता है, पर ये शाहीन कसाब अलग इंसान है। ये अपने इंटरव्यूज़ में इनका ये कहना है कि सुबह करीबन 8:10 के आसपास ये गोलीबाजी हुई, जहाँ पे ये फेरूज़, ये लड़की सो रही थी अपने बिस्तर के अंदर। उसके बायोलॉजिकल पिताजी, उसके अंकल, उसका बायोलॉजिकल भाई, ये सारे के सारे घर में घुस के आते हैं और आते ही गोलियों से उसको भून देते हैं। इसने ये भी कहा कि मैंने भी इन सबको देखा और हम इन सबको भली भांति जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद फेरूज़ की लाश को उसकी अम्मी के हवाले कर दिया जाता है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है खून के आरोप में। पर फेरूज़ की अम्मी और उसके सौतेले भाई कसाब जो हैं, उनका ये मानना है कि चूंकि इनके पास पैसा इतना ज़्यादा है, इस केस को भी उसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा जिस तरीके से उन 2 लड़कों के केस को इनके पिता के द्वारा ख़त्म करवा दिया गया था। और ये इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक बाप जो अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए, अपेरेंटली इज्जत को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान का जो नाम ख़राब हो रहा था क्योंकि बेटी का बलात्कार हो गया था, उस खबर को छुपाने के लिए जब 2 लड़कों को, जिन्होंने रेप किया और इस लड़की को मारने की कोशिश करी, अगर उनको बाइज्जत बरी करवा सकता है पैसे देके, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का मुंह बंद करवा सकता है, तो क्या वो अपने बेटे की और अपने भाइयों की जान बचाने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा? ये इनकी माँ का शक है और मेरे ख्याल में वाजिब भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये वन ऑफ द केसेस है इस्लामिक कंट्री के अंदर या इराक के अंदर, पर आपको ये बता दो कि इराक में इन्फ्लुएंसर्स का मारा जाना इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग ये कोई नई बात नहीं है।
2023 में ही, बल्कि कुछ महीने पहले की जनवरी में मेरे ख्याल में, एक लड़की है, एक यूट्यूबर थी जिनका नाम है तिबा अल अली। उनकी भी ऑनर किलिंग करी गई थी, और इनकी ऑनर किलिंग करी गई थी इनके पिताजी के द्वारा, क्योंकि वो अपने पति के साथ, उनके जो हस्बैंड थे तिबा के, अपने पति के साथ वो इस्तांबुल के हालातों के ऊपर वीडियोस बनाया करती थी। इन वीडियो से इनके अब्बू को प्रॉब्लम थी और इसी वजह से इन्होंने उसकी हत्या कर दी। इराक की ही एक और इन्फ्लुएंसर थी जिसका नाम था ओम फहाद। आश्चर्यजनक बात है ना, एक मुस्लिम लड़की का फर्स्ट नेम ओम। उसका भी इसीलिए कत्ल कर दिया गया था ऑनर किलिंग के नाम पे, क्योंकि उनकी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल थी वो उनकी फैमिली को पसंद नहीं थी। वो एक दिन अपने घर से निकलती है, गाड़ी में बैठने के लिए जा रही थी, और गाड़ी के पास ही कुछ बाइक सवार आते हैं जो कि इनके दूर के रिश्तेदार थे। इन्हें गोली मारते हैं दिन दहाड़े और इनका घटनास्थल पर ही कत्ल कर देते हैं। ऑनर किलिंग के नाम पे पेरेंट्स की वहशत या एक समाज की वहशत या स्पेसिफिकली इस्लामिस्ट लोगों की वहशत यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अल जज़ीरा, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैनल माना जाता है पर है एक प्रोपेगेंडा चैनल मिडल ईस्ट का, उसके अनुसार इराक में ऑनर किलिंग में जो लड़कियां मारी जाती हैं उनकी कब्र के ऊपर उनका नाम तक लिखने की मनाही है। यानी कि आप जिस लड़की को ऑनर किलिंग के नाम पे जिसकी हत्या करते हो उसकी कब्र के ऊपर उसका नाम भी नहीं लिख सकते। उन कब्रों पे नाम की जगह सिर्फ नंबर लिखा जाता है। परिवारजनों को उन कब्रों पे आने से रोका जाता है और कहा जाता है कि आप इनको विजिट नहीं कर सकते। और यही वो वजह है कि कई परिवार वाले रात के अंधेरे में छुपकर अपनी बेटियों की कब्र पर उनसे मिलने के लिए आते हैं, फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, दो आंसू बहाने के लिए आते हैं। साल 2023 में ही कुर्दिस्तान में करीबन 30 लड़कियों के ऑनर किलिंग करी गई थी, पर जैसा कि मैंने आपको कहा ये एक सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ों पे आंख मूंद कर यकीन नहीं किया जा सकता। पर वहशत देख रहे हो, इंसान की निर्ममता की इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मरने के बाद आप किसी लड़की की कब्र के ऊपर उसका नाम भी ना लिखने दे और उसको सिर्फ एक नंबर बना के छोड़ दे। जैसे होता है ना बिल्ला नंबर 786, उसी तरीके से कब्र नंबर 70, कब्र नंबर 64, कब्र नंबर 69। हालांकि ये सीरियस वीडियो है पर एक सेक्सुअल पोजीशन है। सेक्सुअल पोजीशन और 69 का मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे किस तरीके से गड़ी हुई लड़कियों का, गड़ी हुई औरतों का, मरी हुई औरतों का, मरी हुई महिलाओं का किस तरीके से एक इंसान शारीरिक शोषण करता था, बलात्कार करता था, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आई आइकन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इस कहानी के, इस केस के डिस्कशन के बाद के सवाल पे कि ऑनर किलिंग कितनी जस्टिफाइड है। बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरीके से, किसी भी रीजनिंग की वजह से ऑनर किलिंग नहीं करी जा सकती। और ऑनर किलिंग इस समय हिंदुस्तान के अंदर भी प्रेवलेंट है। हरियाणा एक प्रोमिनेंट स्टेट जहाँ पे ऑनर किलिंग परिवार की नाक बचाने के लिए काफ़ी बड़े नंबर में की जाती है। राजस्थान, जहाँ से मैं आता हूँ, एक और बदनाम शहर है, एक और बदनाम स्टेट है जहाँ पे ये काफ़ी किया जाता है ऑनर किलिंग का ये कांड। पर इस्लामिक कंट्रियों में ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि वहाँ तो अगर बुरके से बाहर भी आप निकल गए तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, गुस्ताखी कर दी है, और इसकी वजह से लड़कियों को मारना आम बात है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में आंकड़े बिल्कुल परफेक्ट है, पर इतना तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के आंकड़े किसी भी इस्लामिक कंट्री से बहुत बेहतर हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज़ के अंदर जिस तरीके के आंकड़े आपको दिखाई देंगे लड़कियों को दबाने के, पढ़ने लिखने नहीं देते, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं आज भी, और अगर पति मर गया तो हलाला करके ससुर के साथ शादी करवा देते हैं या देवर के साथ करवा देते हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जो प्रताड़ना है महिलाओं की इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, वो हिंदुस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है। और ये प्रताड़ना का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे देता हूँ, क्योंकि तहर्रुश, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तहर्रुश एक ऐसा खेल होता है जो इस्लामिक कंट्रीज़ में किया जाता है महिलाओं के साथ, खुद की महिलाओं के साथ भी, और अगर बाहर की कोई गोरी फिरंगी मिल गई तो फिर तो वारे न्यारे। जहाँ पे लड़कियों को भीड़ के अंदर, एक मेला टाइप का होता है, भीड़ के अंदर ग्रोप किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ डाले जाते हैं, अलग अलग वस्तुएं डाली जाती हैं, फिंगरिंग करी जाती है, उनको निर्वस्त्र किया जाता है और इवेंचुअली उनका रेप किया जाता है। उसके ऊपर भी मैंने आई थिंक 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो भी मिलेगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू टू वॉच दीज वीडियोज़ इज़ क्योंकि हिंदुस्तान में इस समय एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ पे राणा सांगा को गद्दार कहा जा सकता है, जहाँ पे औरंगज़ेब की तारीफ़ करी जा सकती है, जहाँ पे हिंदुओं के पर्वों के ऊपर, त्योहारों के ऊपर पत्थर फेंके जा सकते हैं, और लास्ट में यही कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है।
इस धारणा को तोड़ने के लिए, सोसाइटी की आंखों को खोलने के लिए, हमारे डिम्बिट सेक्युलर हिंदू जो हैं उनकी आंखों को खोलने के लिए इन वीडियोस का बनाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है कि मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है और शायद मेरी आवाज़ कुछ 2-3 हज़ार 5,000 लोगों तक पहुंच के थम जाएगी, पर ये तभी थमती है जब आप जैसे हिंदू इन वीडियोस को देखते हैं और आगे फॉरवर्ड नहीं करते या दूसरे हिंदुओं को चैनल से जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आप एक सेक्युलर नहीं हैं, प्रैक्टिकल इंसान है, फैक्टफुल इंसान है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें और मैसेज को, हमारे इस लड़ाई को, हमारे अस्तित्व के इस संघर्ष को बरकरार रखने में हमारी सहायता करें। बाकी मर्जी आपकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस और भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चैनल का मेंबर बन के आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब की एक बहुत ही विचित्र कहानी है कि जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं यूट्यूब उतना ही ज़्यादा चैनल को प्रमोट करता है। मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, पर आई नोटिस कि ये रिक्वेस्ट जो है वो डेफ एयर्स पे जा रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना एक ज़रूरत है और उस ज़रूरत को मैं इस समय पूरा कर रहा हूँ। और उस ज़रूरत को परिपूर्ण करना या ना करना आपके हाथ में है, आपके अधिकार में है। आप ऑनर किलिंग के बारे में क्या सोचते हो? आप तहर्रुश के बारे में क्या सोचते हो? आप मरी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार के बारे में क्या सोचते हो? आप इन दिनों भारत में जो औरंगज़ेब की वाहवाही और राणा सांगा की जो बदनामी करी जा रही है उसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। आप समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।